हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आयशा ने रिस्पेक्ट से झुकते हुए पोलाइटनेस से कहा, यस इफ इट्स ऑल राइट, वुड यू डिसमिस योर मेट्स। क्योंकि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन ये एक बड़ी गलती थी क्योंकि आयशा यहाँ नाइस बनने नहीं आई थी। जैसे ही दोनों बैठती हैं, काउंटेस टी सेट की तरफ इशारा करती है और उम्मीद करती है कि आयशा उसके लिए टी पोर करेगी। बिग मिस्टेक, आयशा बिना घुमाए फिराए जवाब देती है, आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में हैं, खुद पोर कर लीजिए। बस यहीं से आगे होने वाली बातों का टोन सेट हो जाता है। फिर आयशा बिना किसी बात को शुगर कोट किए अपना पहला असली सवाल करती है, मैं यहाँ बातें घुमा फिरा कर नहीं करूंगी, क्या आपने मेरे बेटे को मारा था? काउंटेस एकदम फ्रीज हो जाती है, जैसे उन्होंने गलत सुन लिया हो। एक्सक्यूज मी, वो हैरानी से आयशा को घूरते हुए पूछती है। आयशा बिना एक पल रुके दोबारा कहती है, मैंने पूछा क्या आपने मेरे बेटे को मारा था? अब काउंटेस का कंपोजर टूटने लगता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम इंसुलेंट वुमेन? तो आखिरकार तुमने अपना एक्ट छोड़ ही दिया, मुझे पहले से पता था। और फिर वो पूरी तरह भड़क जाती है, जितनी इंसल्ट वो कर सकती है सब आयशा पर फेंकने लगती है। तुमने शायद मेरे भाई को फूल कर दिया हो, लेकिन मुझे नहीं कर सकती। आयशा पर इसका बिल्कुल असर नहीं होता। वो हल्का सा सिर टेढ़ा करती है। ओह, मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं। मैं एक्ट नहीं कर रही थी, मैं बस विनम्र थी। आखिर आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड की फैमिली है। फिर वो हल्के से मुस्कुराती है। लेकिन अब जब आपने खुद ये बात छेड़ दी है तो मुझे अब प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं दिखती। क्या आप सच में इतनी डेंस है? काउंटेस गुस्से से उसे घूरती है और उनका चेहरा और डार्क हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आयशा बिल्कुल भी नहीं घबराती। ये तीसरी बार है जब मैं पूछ रही हूँ कि आपने मेरे बेटे को मारा है या नहीं, या फिर मैं आपकी साइलेंस को आपका एडमिशन समझ लूं। काउंटेस अपनी आंखें सिकोड़ती है, फिर हल्का सा स्मर करती है। आह, तो एबल ने जाकर शिकायत कर दी। वो तिरस्कार से हंसती है। उसके अंदर चाहे उस डर्टी कॉमनर का ब्लड बह रहा हो, लेकिन अगर वो लूफमोंट नेम रखना चाहता है तो उसे प्रॉपर बिहेव करना सीखना होगा। उसमें मैनर्स की बहुत कमी थी, इसलिए मैंने उसे करेक्ट किया। इसके बाद वो लूफमोंट एस्टेट के लिए अपनी डिवोशन पर लंबा भाषण देने लगती है, कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस फैमिली की लेगेसी के लिए डेडिकेट कर दी और कैसे नेक्स्ट हायर को एजुकेट करना उनका राइट है। फिर वो एक बुरी सी स्माइल के साथ कहती हैं, और तुम्हारा बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गई, तुम एबल को सिर्फ इसलिए डिफेंड करती हो क्योंकि हैडिस उस बच्चे को बहुत चेरिश करता है ना? उसकी आवाज और जहरीली हो जाती है। क्या तुम इस फैमिली में अपनी जगह सिक्योर करने के लिए इतनी डेस्परेट हो कि लविंग मदर बनने का एक्ट कर रही हो? ओह, तो असली बात ये है, ये कभी सच में एबल के बारे में था ही नहीं। ये सब आयशा के लिए काउंटेस की नफरत है। वो आयशा से नफरत करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो उस बच्चे से नफरत करती है जिसे वो फैमिली का हिस्सा मानने तक से इनकार करती है। लेकिन आयशा का ये बैटल हारने का कोई इरादा नहीं है। खुद हैडिस ने उसे फ्रीली एक्ट करने के लिए कहा था और आयशा अब बिल्कुल वैसा ही करने वाली है। आयशा अपनी आर्म फोल्ड करते हुए कहती है, तो मुझे एक बात साफ साफ बताइए, आपको लगता है कि मेरे बेटे को वो सो कॉल्ड पनिशमेंट मिलना सही था? वो अपने सामने रखे टेबल पर उंगली से टैप करती है। तो फिर लॉजिकली अगर मैं आपको इस टेबल पर घुटनों के बल बैठाऊं और आपको तब तक विप करूं जब तक आप ब्लीडिंग न करने लगे, तो आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, सही? काउंटेस ऐसे पीछे हटती है जैसे आयशा ने सच में उन्हें मार दिया हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में खुद को अभी से डिचेज समझने लगी हो? आयशा बस शोल्डर श्रग करती है। यही तो प्लान है, तो फिर अभी से उस पर एक्ट करना शुरू क्यों ना कर दूं? एकता का चेहरा गुस्से से पूरी तरह बिगड़ जाता है। हैडिस आकर ऐसी ड्रेन सिकेटिक चीज को कहां से ढूंढ लाया? आयशा तुरंत जवाब देती है, मुझे लगता है आप अपने बारे में बात कर रही हैं। फिर वो शांत लेकिन तंज भरे अंदाज में कहती है, अगर ऐसा है तो मेरा सजेशन है कि आप एक्टिंग करने की बजाय अपनी सीट पर बैठ जाइए। इसके बाद आयशा काउंटेस को एक आइसी स्ट्रेन से देखती है। मैंने सोचा था कि आप इससे ज्यादा स्मार्ट होंगी,
लेकिन लगता है मैंने आपको ओवर एस्टिमेट कर दिया। वो डिसमिसिव तरीके से हाथ हिलाती है और आगे कहती है, एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, अब से मेरे बेटे को एजुकेट मैं करूंगी। आप समझे कि अब आपको इस ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है। आप हर वक्त मैनर्स की बात करती हैं, लेकिन आपका खुद का बिहेवियर तो हंसने लायक है। शायद दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले आपको इस मौके का फायदा उठाकर खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसकी आवाज अब और सीरियस हो जाती है। आप कहती हैं कि आपने मेरे हस्बैंड को राइज किया है। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि आपकी केयर में उन्हें किस तरह का मिस ट्रीटमेंट सहना पड़ा होगा। एग्नेत कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन आयशा उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देती। फिर आयशा की आवाज और ठंडी हो जाती है, और जब बात चल ही रही है तो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर लेते हैं। इस फैमिली को आप नहीं चलाती, इस स्टेट के मास्टर हेडिस है, और बेहतर रहेगा कि आप ये बात अच्छे से याद रखें। तो उसकी नजर और शार्प हो जाती है। इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझिए। अगर आपने दोबारा कभी मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। काउंटेस खुद को सीधे करती है, लेकिन अभी भी अपनी गलतफहमी को पकड़े हुए है। तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे हेडिस तुम्हारा साथ देगा। कोई मिस्टेक मत करना। उसे अच्छी तरह पता है कि हमेशा से इस फैमिली के प्रति लॉयल कौन रहा है। आयशा तिरस्कार से हंसती है। ओह, मुझे अच्छी तरह पता है कि हेडिस किसकी साइड पर है। वो पहले ही आपसे काफी परेशान हो चुका है। सच कहूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपकी जगह दिखाने के लिए वो मेरी ही तारीफ करेगा। फिर आयशा बिल्कुल कैजुअली एक और बात जोड़ती है, ओह, और एक लास्ट थिंग, अपने उन ईव्सड्रॉपिंग सर्वेंट्स को लेकर यहाँ से चली जाइए। अगर मैंने उनमें से एक को भी यहाँ स्नॉपिंग करते हुए पकड़ा तो आगे जो होगा वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इतना कहकर आयशा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो रुकती है और अपनी सबसे चिलिंग बात कहती है, मेरा इंटेंशन कभी भी आपसे रीजिंग करने का नहीं था। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मेरे बेटे को मारने के लिए मैं आपको कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है। जिस दिन मुझे ऑफिशियली डिचेज डिक्लेयर किया जाएगा, आप तुरंत मेरे क्वार्टर्स में रिपोर्ट करेंगी। उसके होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस दिन डिचेज के तौर पर अपने फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए मैं ये पक्का करूंगी कि आपके पैरों से खून निकले। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, पीछे काउंटर्स को कांपते हुए छोड़कर। जैसे ही आयशा उस रूम से बाहर निकलती है, अभी जो कुछ हुआ था उसका पूरा वेट अचानक उसके ऊपर आ गिरता है। काफी समय बाद उसे इतना गुस्सा आया था, लेकिन गुस्से से भी ज्यादा उसे खुद पर बेवकूफी महसूस हो रही थी। वो एबल के दर्द को पहले क्यों नहीं समझ पाई। ये बात सोचते ही उसका दिल गिल्ट से भर जाता है। आई एम सो सॉरी, वो धीरे से फुसफुसाती है और उसके गालों पर आंसू बहने लगते हैं। तभी बाहर इंतजार कर रही ऐना आयशा का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा देखते ही तुरंत बैटल मोड में आ जाती है। माय लेडी, क्या हुआ? क्या उस दैनिक काउंटेस ने फिर से आपको इंसल्ट किया? उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत वापस अंदर जाकर राउंड 2 शुरू करने के लिए तैयार हो। आयशा जल्दी से सिर हिलाती है। नो नो, अगर कुछ हुआ भी है तो मैंने उसे ज्यादा हिट किया है जितना उसने मुझे किया। ऐना के चेहरे से साफ था कि वो अभी भी जाकर किसी से हाथापाई करना चाहती थी, लेकिन कम से कम वो थोड़ा शांत हो गई। फिर आयशा एक लंबी सिंक लेते हुए कुछ एडमिट करती है, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं एबल के लिए सिम करना भी डिजर्व करती हूँ। अगर उसे पता चल गया तो शायद एम्बेरसमेंट से ही मर जाए। ऐना ऐसे गैस्प करती है जैसे आयशा ने उसे पर्सनली ऑफेंड कर दिया हो। माय लेडी, आप इतनी सिली बातें कैसे कर सकती हैं जब आपने ये सब सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। फिर उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। मैंने यंग मास्टर जितना प्योर और इनोसेंट बच्चा आज तक नहीं देखा। जिस पल मैंने उन्हें पहली बार देखा, मुझे समझ आ गया कि आप उनके लिए इतना एंथ्रोल्ड क्यों हैं और इतना सिम क्यों करती हैं। फिर ऐना ने एक जानने वाली लुक के साथ कहती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो भी आपको बहुत अडोर करते हैं। अगर उन्हें कभी पता चल गया कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। आयशा नाक साफ करते हुए पूछती है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ऐना बिना किसी डाउट के सिर हिलाती है। एब्सोल्युटली। ये सुनकर आयशा को आखिरकार थोड़ा रीइंश्योरेंस मिलता है। गुड जॉब ऐना, तुम सच में सबसे बेस्ट हो। जैसे अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐना अचानक खुश होकर कहती है, आपको जल्दी जाकर वो हैंकरचीफ एम्ब्रॉयडरी फिनिश करनी चाहिए जिस पर आप आज सुबह काम कर रही थी। फिर आप उसे यंग मास्टर को गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं। तभी आयशा की नजर ऐना के हाथ में पकड़े बकेट पर जाती है। वो क्या है?
ओह! ये एना मेडिसिन और बैंडेजेस से भरी एक बकेट उठाकर दिखाती है। मुझे ये यंग मास्टर के रूम में ले जानी थी ताकि उनके वुंड्स का ट्रीटमेंट किया जा सके। आयशा उन चीज़ों को एक बार देखती है और फिर अचानक दोबारा रोने लगती है। एन एक लंबी सिंग लेती है, फिर वो उसे एक सॉल्यूशन देती है। यहाँ खड़े होकर रोने से अच्छा है कि आप जाकर यंग मास्टर से मिल लीजिए, उनके पास कुछ समय बिताइए और साथ ही उन्हें एक बिग हग भी दे दीजिए। आयशा धीरे से एबल के रूम का डोर खोलती है और बहुत सॉफ्ट आवाज में उसका नाम लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बच्चा बिल्कुल साइलेंट रहता है, ब्लैंकेट के अंदर खुद को समेटे हुए। आयशा चिंतित होकर उसके पास बैठ जाती है, फिर वो उसके पैरों को ढक रहे ब्लैंकेट को धीरे से उठाती है, लेकिन उसकी इंजरी देखते ही वो वहीं फ्रीज हो जाती है। उसका दिल बुरी तरह कस जाता है। ओह एबल! उसकी आवाज़ काँपने लगती है और उसकी आँखों में फिर से आँसू भर जाते हैं। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे-जैसे वो उसके वुंड्स का ट्रीटमेंट करती है, उसके इमोशन बाहर आने लगते हैं। उसका हर टच और हर पल उसकी आँखों से साइलेंट टीयर्स बनकर बह रहा था। आई एम सॉरी, वो फुसफुसाती है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मुझे पता नहीं था और मेरी इस वजह से तुम्हें चोट लग गई। ये सोचकर आयशा का दिल गिल्ट से भर जाता है कि एबल अब तक कितना अकेला रहा होगा। तुम बिल्कुल अकेले थे, है ना? इसलिए वो बीच में रुक जाती है और खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस लेती है। फिर अपने आंसू पोंछकर वो शांत लेकर डिटर्मिनेटेड आवाज में कहती है, एबल तुम्हें कभी भी लॉनलेस को नॉर्मल मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुमसे नफरत करते हैं और बस चीजें ऐसी ही होती हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसकी बॉडी को बहुत धीरे से छूती है, क्योंकि सच ये है कि तुम इस दुनिया के सबसे प्रीशियस बच्चे हो। उसकी आवाज़ वार्म से भरी हुई थी जब वो आगे कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा लव और हैप्पीनेस से सराउंडेड रहो, और भले ही मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ न दे पाऊँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा चेरिश करूँगी, नो मैटर व्हाट। तुम कुछ भी कहो या कुछ भी करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर कभी ऐसा दिन आ जाए जब तुम मुझे पसंद करना बंद कर दो, तब भी मैं यही करूँगी। उसकी आवाज़ और सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मेरे पास आना बिल्कुल ओके है। तुम्हें हँसना हो, रोना हो या किसी बात की कंप्लेंट करनी हो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूँगी। तुम्हें किसी भी दूसरे बच्चे की तरह रहने का हक है, तुम्हें स्पॉइल्ड होने का भी हक है और बिना किसी डर के फ्रीली एक्ट करने का भी। हो सकता है तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन तुम एक बहुत लवेबल बच्चे हो और मैं चाहकर भी तुम्हें अडोर करना बंद नहीं कर सकती। ब्लैंकेट के नीचे एबल उस फैब्रिक को कसकर पकड़ लेता है। उसके शोल्डर काँप रहे थे। वो आयशा की हर बात सुन रहा था और उसका छोटा सा शरीर साइलेंट सोब्स की वजह से काँप रहा था। ओ एबल, स्वीट बेबी, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे पास डैडी हैडिस और मम्मा आयशा है, ओके? आयशा चुपचाप रूम से बाहर निकलती है और उसके पीछे डोर बंद कर देती है। जैसे ही वो चली जाती है, एबल अपना टीयर स्ट्रीक्ड चेहरा ऊपर उठाता है। वो अभी भी रो रहा था, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी। अगली सुबह हैडिस हिलक्लिफ फैमिली से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख रहा था। जैसे कि उसने सोचा था, इस फैमिली का लाइट एलिमेंट को लेकर ऑब्सेशन बहुत गहरा था। नॉर्मली जब अलग-अलग एलिमेंट एट्रीब्यूट वाले पर्सन से कोई बच्चा पैदा होता है, तो उनमें से सिर्फ एक डोमिनेट एलिमेंट ही बच्चे में रहता है। लेकिन कई सेंचुरीज से हिलक्लिफ फैमिली ने बहुत स्ट्रिक्टली मैरिजेस अरेंज की थी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना पार्टनर बनाते थे जिनके पास भी वही लाइट एलिमेंट होता था। और ऐसा क्यों? एक लेजेंड की वजह से। भले ही उनके पास लाइट एलिमेंट को प्रॉपर यूज करने के लिए इनफ माना नहीं था, फिर भी वो इस एलिमेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी वजह थी उनकी वो रिस्पेक्टेड एंसेस्टर जो 500 साल पहले रहती थी, अबेला हिलक्लिफ, एक सेंट जिसे कभी वॉइस ऑफ हेवन भी कहा जाता था। वो अपनी डिवाइन भविष्यवाणी और लाइट को कंट्रोल करने की रेयर एबिलिटी के लिए फेमस थी। उस समय लोग मानते थे कि उसकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। मरने से पहले उसने एक आखिरी भविष्यवाणी छोड़ी थी, मैं एक बार फिर सेंट हिलक्लिफ बनकर इस दुनिया में लौटूंगी और जब मैं वापस आऊंगी
तो मैं इस दुनिया का बर्डन अपने ऊपर लूंगी। मैं वो शहीद बनूंगी जिसकी डेस्टिनी इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाना होगा। हैडिस बिना किसी एक्सप्रेशन के उस डॉक्यूमेंट को देखता रहता है। यार राइट, उसके हिसाब से 500 साल पुरानी भविष्यवाणी पर भरोसा करने वाले लोग जरूर कुछ अजीब नशे में होंगे। हैडिस की नजर में जब तक अचानक पूरा कॉन्टिनेंटल ओशन में नहीं डूब जाता, एम्पायर आराम से कई सौ साल तक एग्जिस्ट कर सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। आयशा, उसके बारे में वो फैले बाजार रूमर। कहा जाता था कि जब उसके कॉफिन का लिड बंद किया जा रहा था, ठीक उसी समय जब सबको लगा कि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, आयशा की आंखें अचानक खुल गई थी। ये बात हैडिस को सस्पिशियस लगती है, लेकिन उससे पहले कि वो इस बारे में ज्यादा सोच पाता, बैंग, उसके स्टडी का डोर जोर से खुलता है और एग्नेथ गुस्से में चिल्लाती हुई अंदर आ जाती है। तुम्हें उस वुमन को इसी वक्त स्टेट से बाहर फेंक देना चाहिए। हैडिस एक बार भी नहीं चौंकता। वो एकता के ऐसे ड्रामेटिक बिहेवियर का काफी आदी हो चुका था, लेकिन एकता गुस्से से भरी हुई थी। तुम्हें पता भी है उस रिचर्ड वुमन ने कल रात मुझसे क्या कहा? वो गुस्से में चिल्लाती है। उसने कहा कि वो किसी क्रेजी ओल्ड हैक को फैमिली अफेयर में इंटरफेयर करना टॉलरेट नहीं करेगी। फिर वो और जोर से बोलती है, और सुनो, उसने ये तक डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं तुम्हारे हायर को टीच नहीं करूंगी। और बस इतना ही नहीं, उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने कहा जब वो डिचेस बन जाएगी तो वो मेरे पैरों के तलों पर तब तक विप करेगी जब तक उनसे खून नहीं निकलने लगेगा। ये सब सुनते ही हैडिस तुरंत समझ जाता है कि आयशा ने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन एकता अपना ड्रामा जारी रखती है। तो मिस सोल्जर को उसे बाहर निकालने से पहले उसे कुछ लैशेस लगाने का ऑर्डर देना चाहिए। हैडिस उसकी बकवास को तुरंत इग्नोर कर देता है। इसकी बजाय उसकी शार्प नजर एकता पर टिक जाती है और वो बिल्कुल शांत आवाज में पूछता है, एकता, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा था? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।